कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज हम लोग एक नए चैप्टर पर प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब चैप्टर, और इस चैप्टर को अभी बहुत दिनों तक पढ़ना है आपको, तो इस चैप्टर को बहुत ढंग से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप सब एकदम से रेडी हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए शांत मन से, फिर इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है, बड़ा सुंदर सा नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है जी। इसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको एक और नाम इसका है विद्युत चालन कहते हैं उसको। विद्युत चालन, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, ये इसके दो नाम हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर, और इसमें ढेर सारी नई नई चीज़ों की आपको जो है जानकारी मिलेगी, एकदम से कुछ नई बातें होंगी आपके लिए। ठीक है, तो बड़ा आनंददायक है। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उन चीज़ों को जान लीजिए, क्या क्या कितना आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना रहेगा आवेश के बारे में। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जी, जिसको चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में। चार्ज के बाद में फिर विद्युत धारा आप पढ़ेंगे, और विद्युत धारा के बाद में फिर आपको पढ़ना रहेगा विद्युत विभव। सबका अंग्रेजी भी जान लीजिए आप। इलेक्ट्रिक करंट, और फिर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर आपको पढ़ना रहेगा विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के बाद में प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और फिर आप पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। इसमें एच साइलेंट है, ओम्स लॉ। राइटिंग समझ में आ रही है जी? चलिए, अब क्या करेंगे, ऐसी ही है, काम चलाइए। ओम्स लॉ, OHM और अपॉस्ट्रोफ का S और ला, ओम्स लॉ। और फिर आपको पढ़ना रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इतनी बातों को पढ़नी है इस चैप्टर में, और इन सब बातों को जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसका पूरा डिटेल सभी चीज़ों का। और चलिए शुरू किया जाए इस चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहला जो बिंदु है क्या है जी? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। आज जितनी भी बातें बताएंगे वो सभी बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, एकदम से आपको वो उस चीज़ का नॉलेज रहे। ठीक है, एक बार में अगर आप भूल जाएंगे तो इसको आप दोबारा देख लेंगे। जितनी भी बात बताएंगे वो सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। विद्युत आवेश, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश, अच्छा सुनिए, आपने 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जे थॉमसन का प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रयोग और चैडविक का प्रयोग। इन सब का प्रयोग आपने पढ़ा होगा। इन सब के प्रयोग से आपको एक बात का ज्ञान हुआ होगा कि संसार का प्रत्येक वस्तु
प्रत्येक वस्तु, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग अणु कहते हैं। अणु में असंख्य परमाणु होते हैं। अणु भी सबसे छोटा कण नहीं है, अविभाज्य नहीं है। शुरुआत में तो ये लगा था कि ये अणु जो है अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में और प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ, आधुनिक जो मत बना कि अणु जो है अविभाज्य कण नहीं है, अणु से भी छोटे कई कण हैं। अणु से छोटा जो कण है वो है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु मिला, फिर ये मत हुआ कि परमाणु ही सबसे छोटा है। फिर पता लगा कि परमाणु भी छोटा नहीं है, परमाणु भी कई चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ये जे थॉम्सन के प्रयोग से क्लियर हुआ। तो उनके परमाणु मॉडल में आपने सीखा होगा कि संसार का प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और ये कण परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और संसार का प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से ही मिलकर के बना है। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, परमाणु में क्या क्या होता है? तो परमाणु में एक ठोस धनावेशित भाग होता है, ऐसे ही ठोस होता है, ये ठोस धनावेशित भाग होता है। इसको हम लोग परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक, न्यूक्लियस, ये नाभिक है। और नाभिक के बाहर चारों ओर ऐसे वृत्ताकार कक्षाओं में कुछ आवारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। प्रत्येक तत्व का आपको परमाणु क्रमांक पता होगा। हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से आपने प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक याद किया होगा। तो जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक बहुत छोटा हो गया सर, कोई बात नहीं। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये बराबर होता है जी प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है, तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, नाभिक में दो चीज़ें होती हैं। नाभिक में दो चीज़ें रहती हैं इसमें। एक तो रहता है प्रोटॉन, तीर लगा देते हैं, प्रोटॉन, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे सीधा और सज्जन व्यक्ति है। ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, बस इसकी संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वही परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का, उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसकी संख्या का योग क्या होता है? उसका परमाणु भार। तत्व का परमाणु भार भी आपने याद किया होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, नियान का 18। तो इस तरीके से आपने याद किया होगा। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर बन जाता है उसका परमाणु भार। और सुनिए, ये प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो किसी भी तत्व के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं, आप इस बात की गणना बड़े आराम से कर सकते हैं। यह आपने केमिस्ट्री में इससे पहले किया भी होगा, नहीं किए होगे तो आज समझ गए बात को। न्यूट्रॉन निकालना है तो उसके परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, मिल गया। क्योंकि परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो परमाणु भार में से दोनों के योग में से अगर हम सिर्फ प्रोटॉन घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो परमाणु होता है, परमाणु के देखो ये सब अवयव हो गए। परमाणु किससे मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इन सब कणों से मिलकर के बना है। परमाणु भी अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु से भी छोटे होते हैं ना। तो ये परमाणु किससे मिलकर के बना होता है? एक ठोस धनावेशित भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इस नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अच्छा, एक और बात होती है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक से पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है प्रोटॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। दोनों का आवेश होता है एकदम समान।
अभी आवेश क्या है इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, आवेश दोनों का समान होता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, लेकिन विपरीत होता है। इसके पास धन आवेश है और इसके पास ऋण आवेश है। ठीक है, तो इस कारण से यहां पर देखो, अंदर जितना धन आवेश बाहर उतना ऋण आवेश, तो ये कुल मिला के न्यूट्रल हो जाता है, फिट हो जाता है एकदम। ठीक, लोग एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं, सबका जोड़ा बन गया, सब फिट है। हाँ, एकदम से कोई इसमें जो है शरारती नहीं बचता। ठीक, सबका जोड़ा बन जाता है। तो जितने प्लस वाले हैं उतने माइनस वाले हैं, तो कुल मिला के ये विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या हो जाता है? विद्युत उदासीन हो जाता है, कोई चार्ज नहीं रह जाता इसके पास। संसार का प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। अच्छा, किसी कंडीशन में अगर उसके इलेक्ट्रॉन भाग गए, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन भाग गए, या किसी तत्व में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन अगर भाग गए उसके, तो उसके पास उतना प्रोटॉन खाली बचा रहेगा, उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो जितने प्रोटॉन खाली बैठे रहेंगे वो क्या करेंगे? बदमाशी करेंगे, वो सब बाहर निकल के चले आएंगे और वस्तु को आवेशित बना देंगे। ठीक है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए, बाहर से इलेक्ट्रॉन चले आए, तो वो इलेक्ट्रॉन भी, इतना प्रोटॉन तो है नहीं कि उनको बैलेंस करे, प्रोटॉन का इतना था उतने इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से बैलेंस किए हुए थे, तो जो एक्स्ट्रा आए हैं वही लोग भी आएंगे तो बदमाशी ही करेंगे, इसके बाहर वाले, सबसे बाहरी वाले कक्षा में चक्कर लगाएंगे और वस्तु आवेशित हो जाएगा। अच्छा, अब आवेश क्या होता है इस बात को समझिए। आवेश किसी वस्तु का एक गुण होता है, किसी वस्तु में निहित एक गुण होता है जिससे वह दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाता है। आपके ध्यान में चुंबक आया होगा, हाँ, लेकिन चुंबक का वो चुंबकीय गुण कहलाता है। चुंबक के बारे में भी पढ़ना है आपको, लेकिन अभी नहीं। अभी आप इस बात को जानिए कि ये आवेश जो है किसी वस्तु का एक गुण होता है जिससे वह दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, आपने कंघी को अपने बाल में रगड़ के ना, फिर उससे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाया होगा। आपने कंघी को अपने बालों में रगड़ा, फिर उस कंघी के अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि जिससे वह छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये गुण जो आ गया है कंघी में, उसको हम लोग कहेंगे कि कंघी आवेशित हो गया है। ठीक है, अच्छा, ये गुण कैसे आ जाता है? रगड़ने से बाल और कंघी दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो रगड़ने से कंघी में बाल से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और वह आवेशित हो जाता है। कंघी कंघी कैसा हो जाता है? आवेशित। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, रगड़, दो चीज़ों को रगड़ रहे हैं, तो इनका जो बाहरी कक्षा है ना, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जैसे दो चीज़ों को रगड़ने से थोड़ा सा गर्मी हुआ, ऊर्जा मिला, ऊर्जा मिलते ही इलेक्ट्रॉन फुदक के दूसरे के पास चले जाते हैं। अच्छा, ये आवेश जो है दो प्रकार से होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। जैसे कांच की छड़ ले लें हम, एक कांच की छड़, डंडा कांच का, और उस पर हम लोग रेशम रगड़ दें। कांच की छड़ पर अगर हम रेशम रगड़ देंगे तो वह धनावेशित हो जाता है। कांच का इलेक्ट्रॉन निकल करके और रेशम में चला जाता है, जो रेशम आपने रगड़ दिया। ठीक है, तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, जितना इलेक्ट्रॉन उसका निकल के चला गया उतना प्रोटॉन उसका बैलेंस बच गया। प्रोटॉन पर कैसा होता है? धन आवेश। प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो कांच के छड़ का जितना इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया रेशम में, उतना प्रोटॉन इसका बेचारा खाली हो गया, उसका तो जोड़ा बिखर गया, जोड़ा टूट गया। तो वो क्या करेगा? बाहर वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा और वस्तु कैसा हो गया? आवेशित हो गया, वो निठल्ला हो गया। अभी तक उदासीन था, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, जितना उस पर उसके पास धन आवेश था, पॉजिटिव चार्ज था, उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज था, और दोनों जोड़ा बना करके एकदम फिट थे। किसी को कोई मतलब नहीं था, किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित नहीं करना था, सब आराम में थे। लेकिन ये जो उसके इलेक्ट्रॉन भाग गए तो प्रोटॉन खाली बच गया, वस्तु को उसने धनावेशित बना दिया। कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है। तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का एक गुण होता है जिससे वह दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दो प्रकार से होता है, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ऋण आवेश को नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी।
अब नेगेटिव चार्ज कहाँ उत्पन्न होता है? एबोनाइट की एक छड़ लीजिए और उस पर एक पदार्थ होता है फर, उसको फर कहते हैं या फ्यूआर, फर। एबोनाइट की छड़ पर अगर हम लोग फर रगड़ते हैं तो फर को रगड़ने से फर के इलेक्ट्रॉन एबोनाइट में आ जाते हैं। जो फर आप रगड़ रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन एबोनाइट में, तो एबोनाइट में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं और वो एक्स्ट्रा हैं, उतना प्रोटॉन है नहीं, तो वस्तु को ऋण आवेशित बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है ना, और ये न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन पहले ही बताए कि ये बहुत सीधा है बेचारा, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ परमाणु भार बनाता है बस। ठीक है, परमाणु भार में इसका उपयोग है, बाकी ये बेचारा बाकी कोई बदमाशी नहीं करता। ठीक है, दो प्रकार से धन आवेश और ऋण आवेश। आप आवेश को पूरी तरह से समझ गए हैं। आवेश के बाद में अब हम लोग आते हैं आज वाले टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है? विद्युत धारा। जितनी बात बताए हैं ये सारी बातें आप सब दिमाग में रिकॉर्ड रखेंगे। आज के लेक्चर का छोटा सा भी बिंदु बाउंस न जाने पाए कहीं इधर उधर। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा से आप पहले एक चीज जान लीजिए कि चालक और कुचालक क्या होते हैं। कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। एक अर्धचालक भी होता है, सेमी कंडक्टर उसको कहते हैं। चालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाहित हो सके, ये आवेश बह सके, एक ओर से दूसरी ओर जा सके, ठीक है, उसमें चल सके, तो वो पदार्थ चालक कहलाते हैं। जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके वो क्या है? चालक है। जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, ठीक, और चांदी, सोना, तो ये सब चालक हैं। सबसे अच्छा चालक चांदी है। अजुकू अव्वल एक छोटा सा कोड वर्ड है, याद रखना, अजुकू अव्वल। एजी से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एजी से होता है सिल्वर या चांदी, सीयू से होता है कॉपर, येयू से होता है एल्यूमिनियम, येयू से होता है सोना, और ये एल से एल्यूमिनियम। तो ये चांदी, कॉपर, सोना और एल्यूमिनियम, ये क्रम है। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक विद्युत का। अगर आप चांदी का तार लगवा दें अपने घरों में तो विद्युत का सप्लाई बहुत दिनों तक, 100, 200, 300 वर्ष तक बढ़िया से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत कॉस्टली हो जाएगा सर, ठीक है, कोई बात नहीं, तो काम तो चल रहा है ना। एएल और सीयू, ये सोना भी बड़ा महंगा है, तो एजी से भी महंगा है, लेकिन कम काम का है। तो सीयू जो दूसरे नंबर पे आता है, कॉपर, वो काम कर रहा है बढ़िया, और एल्यूमिनियम से भी काम चल रहा है। तो ये इन दोनों में हम लोग आवेश प्रवाहित करवाते हैं, ठीक है। ये चालक है, ये सब अच्छे चालक माने जाते हैं। और कुचालक क्या होता है? जिसमें आवेशों का प्रवाह ना हो सके, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब कुचालक हो गए। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो चालक और कुचालक दोनों का गुण रखते हैं, तो उनको अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। आप विद्युत धारा समझिए। विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह के दर को, किसी चालक में अगर कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है तो समय के सापेक्ष प्रवाहित आवेश, ठीक है, जितना भी आवेश प्रवाहित हुआ है समय के सापेक्ष, वो स्पीड अगर हम निकाल देंगे तो वो विद्युत धारा कहलाएगा। उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है वो, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। पहली बात तो ये कि इसको आई से व्यक्त करते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं, ठीक। पहली बात, विद्युत धारा को अगर प्रदर्शित करना होगा, हमें दिखाना होगा, लिखना होगा, स्मॉल आई, तो स्मॉल आई से इसको व्यक्त करेंगे। दूसरी बात इसके बारे में कि यदि, अच्छा सुनो, और आवेश को क्यू से लिखते हैं। यदि टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो,
इसका मात्रक पता चला आवेश का, ठीक है। ये टी जो है सेकंड में रखेंगे। प्रवाहित हो तब विद्युत धारा आई बराबर, विद्युत धारा को आई लिखते हैं, विद्युत धारा आई बराबर हो जाता है Q अपान टी। Q क्या है? प्रवाहित आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा किस में रहेगी जी? कूलाम में। और टी समय, समय किस में रहेगा? सेकंड में, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा Q अपान टी। 5 सेकंड में अगर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश का मतलब कूलाम होता है। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का गुण होता है जिससे वह दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करता है। अब और समय क्या है? समय तो आप सब जानते हैं, ये मूल राशि है, ठीक। ये इसका मात्रक सेकंड MKS पद्धति में, और इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। I इक्वल टू Q अपान टी होगा। अब यही से हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे इसका परिभाषा। यदि टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो I बराबर होता है Q अपान टी। समय के सापेक्ष प्रवाहित आवेश ही विद्युत धारा कहलाती है। अब यहाँ से देखिए आप इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। यदि t बराबर 1 मान लेते हैं, t बराबर 1 सेकंड अगर हो, 1 सेकंड, तब I बराबर क्या हो जाएगा? नीचे वाले को हमेशा 1 मान लो, तो I बराबर हो जाएगा Q, हो जाएगा I बराबर Q। जब t बराबर 1 होगा, एकांक समय होगा, तब जो आवेश होगा, प्रवाहित आवेश ही क्या होगा? विद्युत धारा कहलाएगा। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही चालक में प्रवाहित धारा कहलाती है, ठीक। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही चालक में प्रवाहित धारा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि समय के सापेक्ष प्रवाहित आवेश, समय के सापेक्ष प्रवाहित, सापेक्ष इसलिए क्योंकि इस बटा में समय से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो उसको सापेक्ष कहेंगे। समय के सापेक्ष प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। या आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। या आप एक और चीज कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। कितना डेफिनेशन हो गया सर, बहुत बता दिए। एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। समय के सापेक्ष प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। अच्छा, और आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा लिए गए समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। तो ये चालक में जोड़ लेना, किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है, ठीक। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, और जितना बात बोले हैं, चार्टो डिफिनेशन बताएं विद्युत धारा का, इस बात को भी आप सब अपने नोट्स पर लिखिए और बात बताते हैं।